आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करने हम लोग वाले हैं एमसीक्यू सॉल्यूशन का। क्या करेंगे हम लोग? एमसीक्यू सॉल्यूशन करेंगे। और एमसीक्यू सॉल्यूशन का ये पार्ट नंबर थर्ड हो जाएगा। प्रोडक्शन का मैं बात करूँ, प्रोडक्शन में अभी तक हम एमसीक्यू सॉल्यूशन 2 पार्ट आ चुका है, ये आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा। अगर मैं लेक्चर वाइज बात करूँ तो लेक्चर वाइज ये हो जाएगा आपका 5th लेक्चर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5th लेक्चर। 4th लेक्चर इससे प्रीवियस में ला चुके हैं। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एमसीक्यू सॉल्यूशन। और किसमें आपका बात करेंगे हम लोग आज? तो आज हम लोग देखने वाले हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में। इससे प्रीवियस जो हम लोग एमसीक्यू सॉल्यूशन देखे थे, जो कि पार्ट नंबर आपका सेकंड था, एमसीक्यू पार्ट जो सेकंड था, उसमें भी हम लोग आपका एमसीक्यू ही देखे थे प्रोडक्शन का। उसमें भी हम लोग बात किए थे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में। जो का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उससे रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट देखे थे। ठीक है, याद रखिएगा। एंड आज भी हम लोग देखेंगे, उसके आगे फर्दर देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड पहला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है the angle made by the face of the tool and the plane parallel to the base of the cutting tool is known as, या फिर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? क्या वो रेक एंगल कहलाता है, क्लियरेंस एंगल कहलाता है, लिप एंगल कहलाता है, या फिर शेयर एंगल कहलाता है? क्या ये कहलाता है? इसके बारे में आपको पता करना है। ये सारा चीज़ मैं पहले थ्योरी बता चुका हूँ लेक्चर नंबर 3 में, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो इसका अगर मैं करेक्ट आंसर आपको बताऊँ, आप लोग पॉज करके खुद से भी आंसर देना और बताना है कि क्या होगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रेक एंगल। इसको बोलते हैं हम लोग रेक एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेक एंगल बोलते हैं। फिर भी मैं फिगर में आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये मैं पहले बता दिया हूँ। देखो, ये मेरा हो जाता टूल। क्या हो जाता है? मेरा जो ग्रीन कलर से आपको दिखाया जा रहा है ये मेरा टूल है। और ये मेरा चिप है। आपको पता है ये मेरा क्या चिप है? जो आउटगोइंग चिप है, जो कट होकर चिप मेरा निकल रहा है वो चीज़ है। इसके बाद ये जो नीचे ये मेरा क्या वर्क पीस है, नीचे मेरा क्या वर्क पीस है। एंड जो ये वाला पार्ट है दिस इज योर अनकट चिप, यानी कि ये अनकट चिप है, कट बाद में होगा। अब अगर मैं प्लेन का बात करूँ तो यहाँ पे कुछ प्लेन्स होता है, इंपॉर्टेंट प्लेन्स। कौन कौन सा प्लेन्स हो जाता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहले आ जाता है मेरा फ्लैंक सरफेस। फ्लैंक सरफेस क्या हो जाता है? तो टूल का जो आपका अंतिम भाग होता है, अंतिम फेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंक सरफेस, जो कि वर्कपीस के पास में सटा रहता है। इसके बाद होता है एक रेक सरफेस, जो कि मेन कटिंग एज होता है, जो कि टूल को कट करता है। इसको बोलते हैं रेक सरफेस, या फिर इसको फेस भी बोलते हैं। फेस क्यों? क्योंकि टूल का यही फेस होता है जो कि मेटल को कट करता है। इसके बाद एक 90 डिग्री में हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डालते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग रेफरेंस प्लेन, या फिर इसको बोलते हैं फेस ऑफ द टूल, क्योंकि ये जो है आपका फेस से टच करता है टूल को, इसीलिए फेस ऑफ द टूल कहा जाता है। एंड लास्ट आ जाता है आपका शेयर प्लेन। शेयर प्लेन आ जाता है जो आपका अनकट चिप और कटिंग चिप के बीच में जो आपका प्लेन हो जाता है उसको बोलते हैं, यानी इस वाले भाग को बोलते हैं हम लोग क्या? शेयर प्लेन बोलते हैं। समझ आया? क्या क्या हो गया यहाँ पे? फ्लैंक सरफेस हो गया, रेक सरफेस हो गया, इसके बाद आपका रेफरेंस प्लेन हो गया, और आपका शेयर प्लेन हो गया। तो यहाँ पे 4 चीज़ हो गया प्लेन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे 1 बाय 1 करके एंगल के बारे में। ठीक है, एंगल जितने भी इंपॉर्टेंट एंगल हो जाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना कौन कौन सा एंगल का मैं बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पे एक एंगल देख रहे हो, ठीक है, ये मेरा कहलाता है रिलीफ एंगल। ये रिलीफ एंगल इसलिए प्रोवाइड करता है ताकि टूल जो वर्कपीस से सटे ना, इसको बोलते हैं हम लोग रिलीफ एंगल। इसके बीच में हो जाता है मेरा लिप एंगल। लिप एंगल क्या जाता है? टूल का जितना भी जो आपका डायमीटर हो जाता है, यानी कि जितना वो थिकनेस रहता है, उसको लिप एंगल बोलते हैं। यानी कि फ्लैंक और रेक सरफेस या फिर फ्लैंक और फेस के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिप एंगल। फिर आ जाता है मेरा क्या? ये वाला चीज जो कहलाता है दिस इज कॉल्ड योर आपका रेक एंगल। ये कहलाता है मेरा ये वाला पार्ट, ये कहलाता है मेरा रेक एंगल। रेक एंगल, ये रेक एंगल हो गया। ये वाला क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड योर रिलीफ एंगल, रिलीफ एंगल कहलाएगा। और ये वाला क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड योर लिप एंगल, लिप एंगल। ठीक है, तो अगर रिलीफ एंगल आपसे बोले, रिलीफ एंगल क्या हो गया? वर्कपीस और फ्लैंक सरफेस के बीच में। लिप एंगल क्या कहलाता है? आपका जो टूल का मेटेरियल दोनों साइड, यानी फ्लैंक और फेस के बीच में, या फिर रेक सरफेस और फ्लैंक के बीच में। अगर रेक सरफेस का, रेक एंगल का बात करें तो ये किसके किस बीच में? आप देख रहे हो यहाँ पे फेस ऑफ द टूल और फेस के बीच में, या फिर दूसरा तरीका कैसे बोलेगा? रेफरेंस प्लेन और रेक सरफेस के बीच में। ये हो गया रेक आपका एंगल। ठीक है, और लास्ट आपका हो गया क्या? ये वाला चीज, ये जो आपका फाई है, ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड योर शेयर एंगल। क्या कहलाता है मेरा? शेयर एंगल। शेयर एंगल किसके किस बीच में हो जाता है? आप देख ही रहे हो, शेयर एंगल मेरा हो जाता है शेयर प्लेन, ये मेरा हो जाता है शेयर प्लेन। ये वाला जो पार्ट है, ये लंबा जैसा मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरा क्या हो जाता है? शेयर प्लेन। एंड नीचे वाला पार्ट क्या है मेरा? ये एक तरह से मेरा वर्कपीस है, तो वर्कपीस और शेयर प्लेन के बीच में रहता है मेरा शेयर एंगल। उस चीज़ को मैं यहाँ पे एंगल वाइज भी दिखाया गया हूँ। देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, 1 मिनट हाईलाइट से मैं देख लेता हूँ। देखो, अगर रेफरेंस प्लेन का बात करें, रेफरेंस प्लेन किसके किस बीच में है? फ्लैंक और फिनिश सरफेस के बीच में। अगर आपको बोलेगा लिप सरफेस किसके बीच में है, तो रेक और मतलब रेक सरफेस और फ्लैंक सरफेस, या फिर दूसरा टर्म में ये भी बोलेगा फेस
और फ्लैंक के बीच में क्या होता है, तो लीप एंगल हो जाता है। अगर रेक सरफेस का बात करेगा तो फेस ऑफ द टूल और फेस के बीच में, या फिर दूसरा बोलेगा क्या, रेफरेंस प्लेन यहाँ पे है और आपका रेक सरफेस के बीच में, और लास्टली आपको बोलेगा शेयर एंगल। तो शेयर एंगल किस में बीच में, ये आपका हो गया शेयर प्लेन, और ये आपका कहलाता है नीचे वाला जो ये वर्क पीस है, तो वर्क पीस के बीच में। तो तीनों एंगल आप लोग समझ गए होंगे, राइट। तो ये चीज़ कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या क्वेश्चन कह रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोल रहा था कि बताइए, यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा था, 1 मिनट। यहाँ बोल रहा एंगल मेड बाय द फेस ऑफ द टूल एंड द प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ कटिंग टूल इज नॉन एज रैक एंगल। देखो यहाँ पे फेस ऑफ द टूल और प्लेन पैरेलल टू द बेस एंगल, अगर यहाँ पे आप देखो, ये मैं यहाँ से दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फेस ऑफ द टूल, तो फेस ऑफ द टूल आपको पता है, फेस ऑफ द टूल ये वाला होता है, यानी रेफरेंस प्लेन का बात कर रहा है, तो एक तो रेफरेंस प्लेन हो जाता है, और एक दूसरा क्या बोल रहा है, पैरेलल टू द बेस ऑफ द कटिंग टूल। अब देखो ये वाला बात कर रहा है, देखो ये जो कटिंग टूल है, कटिंग टूल का एज कैसे जा रहा है, कटिंग टूल का जा रहा है इस तरह का एज, ये मेरा जाता है कटिंग टूल का एज है। अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड योर आपका रेक सरफेस है, यही मैं रेक सरफेस आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। रेक सरफेस यहाँ पे लिख दिया हूँ, बेसिकली मैं इसी डॉट 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 पार्ट का बात कर रहा हूँ, रेक सरफेस, या फिर इसको हम लोग फेस बोलते हैं। तो फेस जो ये भी पैरेलल जा रहा है, जिस डायरेक्शन पे ये जाता है ना, इसी पैरेलल में ये भी रहता है, तो दोनों पैरेलल रहता है। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि फेस ऑफ द टूल और आपका पैरेलल टू द कटिंग एज। तो बात समझ में आया कि नहीं, तो वही बात बोल रहा है, बेस ऑफ द कटिंग टूल जो पैरेलल का, और आपका फेस ऑफ द टूल, तो दिस इज कॉल्ड आपका रेक एंगल, ठीक है। फर्स्ट ये समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे यहाँ पे क्या बोल रहा है, पढ़िएगा, 1 मिनट। हाँ, द एंगल बिटवीन द फेस एंड फ्लैंक, देखो अभी जस्ट मैंने कहा फेस एंड फ्लैंक के बीच में बोल रहा है, फेस और फ्लैंक के बीच में, ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज नॉन एज। बताइए फेस और फ्लैंक के बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी योर लीप एंगल। देख लो अभी मैं दिखाता हूँ फेस एंड फ्लैंक के बीच में, देखो यहाँ पे यहीं से देख लो, फेस देखो ये मेरा फेस है और मेरा फ्लैंक, इसके बीच में क्या है, ये आपका लीप एंगल हो गया ना। अच्छा, और एक चीज़ मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ को मैं बता देता हूँ। अगर आपसे बोलेगा कि लीप एंगल हम लोग प्रोवाइड कितना करते हैं, कितना एंगल हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ये करेक्ट आंसर होगा आपको लीप एंगल। कितना प्रोवाइड करते हैं, याद रखिएगा, इसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं 60 से लेकर 80 डिग्री, 80 डिग्री पूरा प्रोवाइड करते हैं इन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। यहाँ पे बोला गया सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में हम लोग 60 से 80 प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग एकदम ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ पे, द एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द टूल एंड लाइन टेंजेंट टू द मशीन सरफेस एट द कटिंग पॉइंट इज नोन एज। ये भी काफ़ी ईजी है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या इसको बोलेंगे, क्या ये कटिंग एंगल होगा, क्या शेयर एंगल होगा, रेक एंगल होगा, फिर क्लियरेंस एंगल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कटिंग एंगल। क्या हो जाएगा इसका, कटिंग एंगल ये कहलाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, क्या बोलते हैं इसको, कटिंग एंगल, फेस ऑफ द टूल का और टूल टेंजेंट टू द मशीन सरफेस। तो ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है, आपका कटिंग एंगल के बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि एंगल, दी एंगल ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल डिपेंड ऑन, यानी कि जो टूल का स्ट्रेंथ होता है वो किस पे डिपेंड करता है। मैंने पहले बताया रेक एंगल, रेक एंगल को जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वो डेप्थ तक जाएगा, जितना कम रखेंगे, कम भी नहीं रखना, नहीं तो वो क्या ब्लंट हो जाएगा। ज़्यादा अगर हम लोग रैंक बढ़ा देंगे तो वो ज़्यादा शार्प हो जाए, लेकिन इतना भी ऊपर नहीं जाना, नेगेटिव भी नहीं जाना है। ये भी मैं बताया कि रेक एंगल जो होता है वो कैसा कैसा होता है, मैं आपको इसको बता चुका कि ये मेरा रेक एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, रेक एंगल मेरा जीरो भी हो सकता है और मेरा नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने बताया था पॉजिटिव किस केस में हो जाता है, मैंने बताया था कि सर पॉजिटिव हम लोग कब लेंगे, जब मेरा सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल को कट कर रहे हैं, सॉफ्ट प्लस हम लोग डक्टाइल मटेरियल को कट करते हैं, तब हम लोग यूज़ करते हैं पॉजिटिव रेक एंगल। और इससे होता क्या, पॉजिटिव रेक एंगल लेते तो पावर जो होता है और फोर्स जो होता है वो मेरा बहुत ही कम लगाना पड़ता है, मतलब आसानी से मेरा जो कटिंग टूल है वो मूव कर जाता है। जैसे होता क्या, जैसे आप मान लो मक्खन काट रहे हो चक्कू से, तो समझ लो हम लोग पॉजिटिव रेक एंगल है, एकदम स्मूथली कट जा रहा है, तो वो क्या है, मक्खन मेरा सॉफ्ट डक्टाइल है, तो पावर और फोर्स मेरा कम लग रहा है। और ऑब्वियसली बात है, अगर मक्खन काटोगे तो टूल आपका ज़्यादा दिन तक चलेगा, तो ये मेरा टूल जो होता है वो टूल लाइफ काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है, टूल लाइफ काफ़ी बढ़ जाता है। इन किस में बात करें, पॉजिटिव रेक एंगल। अगर हम लोग बात करेंगे जीरो रेक एंगल का, जीरो किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, याद रखिएगा इसको हम लोग ब्रास के लिए यूज़ करते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। और जीरो रेक एंगल कैसा रहता है, आपका कुछ टूल मटेरियल कुछ इस तरह करेगा, अगर टूल हम लोग यूज़ करते हैं तो टूल कुछ इस तरह रहता है, यानी कि रेफरेंस प्लेन से पूरा सटा हुआ रहता है, यानी कि अब जो चिप रहेगा वो वर्टिकली निकलेगा। तो इस केस में हम लोग क्या देखे थे कि मेरा वर्टिकली चिप निकलता है, वर्टिकली चिप मेरा निकलता है, आउटपुट होता है, ठीक है।
चिप्स आउटपुट होता है। ठीक है, अगर बात करेंगे नेगेटिव रे एंगल किसके लिए यूज़ करते हैं, नेगेटिव मतलब जो बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल रहता है। ठीक है, जो हार्ड मेरा होता है, हार्ड और ब्रिटल होता है, उस केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नेगेटिव रे एंगल का यूज करते हैं। इसमें ऑब्वियसली बात है मेरा टूल लाइफ जो है वो मेरा काफ़ी घट जाता है, टूल लाइफ काफ़ी घट जाता है और इसमें पावर को काफ़ी लगाना पड़ता है और फोर्स भी काफ़ी लगाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ को मैं 1 बाय 1 करके सारा चीज़ क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि स्ट्रेंथ ऑफ द टूल जो वो डिपेंड किस में करता है, रेक एंगल पे ही डिपेंड करता है। और मैंने ये भी बताया था कि भाई जो रेक एंगल है वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं रिलीफ एंगल का बात करूँ जिसको क्लियरेंस एंगल भी बोलते हैं, ये नेवर जीरो और नेगेटिव, ये कभी मेरा जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता है, ओनली पॉजिटिव होगा। जब हम लोग कितना से कितना देते हैं, 13 से लेकर 15 डिग्री तक देते हैं। ठीक है, नॉर्मली। ठीक है, चलो ये सारा चीज़ मैं हटा देता हूँ। अगर आप चाहो तो ये सारा चीज़ को मैं सारा चीज़ को बता चुका हूँ। ऐसे यहाँ पे बस मैं अभी चूँकि बता रहा था क्वेश्चन, तो उससे रिलेटेड जितना आएगा वो मैं आपको क्लियर करा दूंगा जितना मेरे से हो पाएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा भी लेंदी नहीं लूँगा, लेकिन जो बच्चा बाय द वे जो थ्योरी नहीं देखा उसके लिए भी यहाँ पे काम आ जाएगा। चलो, तो यहाँ हो जाएगा मेरा ए नंबर आंसर हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कार्बाइड टिप्ड टूल आर यूजली यूज। देखो मैंने बताया था जो टूल हम लोग बताते हैं, कटिंग टूल बनाते हैं, वो मेरा HSS भी हो जाता था, यानी हाई स्पीड स्टील टूल भी हो जाता था। इसके अलावा हम लोग यूज़ करते थे कार्बाइड टूल भी यूज़ करते थे, और हम लोग सेरामिक टूल भी यूज़ करते थे। क्या यूज़ करते थे, सेरामिक टूल। ये तीनों तरह का हम लोग मटेरियल यूज़ करते थे टूल को, कटिंग टूल को बनाने के लिए। ठीक है, और हम लोग देखे थे कि जो हाई स्पीड स्टील टूल है इसमें हम लोग क्या क्या यूज़ करते थे, इसमें यूज़ करते थे हम लोग, एक तो था W, दैट इज कॉल्ड योर आपका टंगस्टन। इसके बाद रेशियो हो जाता था मेरा क्रोमियम का, रेशियो हो जाता था इसके बाद वेनेडियम का। जो वेनेडियम रहता था वो 1% रहता था। अगर हम लोग लेंगे क्रोमियम कितना, क्रोमियम अगर लेंगे 4% और टंगस्टन लेंगे 18%, यानी 18:4:1 के रेशियो में हम लोग मटेरियल को यूज़ करते थे, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम को, और बनाते थे HSS कटिंग टूल। किसके लिए, मेटल को कट करने के लिए। कार्बाइड जो यूज़ करते हैं ये भी हम लोग यूज़ करते हैं, चूँकि ये काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन सेरामिक से कम होता है। एंड सेरामिक क्यों, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर, काफ़ी हाई टेम्परेचर तक कुछ भी इसको फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वहाँ पे हम लोग सेरामिक को यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया कार्बाइड टूल के बारे में कि कार्बाइड का जो टिप होता है वो टूल किसका यूज़ करते हैं, क्या वो हम लोग पॉजिटिव रेक एंगल लेते हैं, नेगेटिव रेक एंगल लेते हैं, ठीक है, या फिर मेरा जीरो रेक एंगल लेते हैं, फिर कोई भी रेक एंगल लेते हैं, क्या हो जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा लगाने का, करेक्ट क्या होगा। याद रखिए कार्बाइड टूल हम लोग किसके लिए यूज़ करते थे, हम लोग यूज़ करते थे कार्बाइड टूल जब हार्ड मटेरियल को कट करना रहे। और अभी जस्ट मैंने कहा कि रेक एंगल जो होता था वो हम लोग एक पॉजिटिव ले सकते थे, रेक एंगल हम लोग नेगेटिव भी ले सकते हैं, और रेक एंगल हम लोग जीरो भी ले लेते थे। और हम लोग को ये भी मैंने बताया था पॉजिटिव रेक कब लेंगे, जब डक्टाइल मटेरियल को कट करना रहेगा। नेगेटिव किसके लिए लेंगे, जब हम लोग ब्रिटल मटेरियल को कट करना था, यानी कि हार्ड मटेरियल को कट करना रहता था, तब हम लोग यूज़ करते थे किसका, नेगेटिव का। और जीरो किसके लिए, ब्रास के लिए। तो यहाँ आपको पता है कि कार्बाइड जो होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, हार्ड मटेरियल को कट करने के लिए ऑब्वियसली बात है हार्ड और ब्रिटल, इट मीन्स क्या हम लोग लेंगे, यहाँ पर हम लोग लेंगे नेगेटिव रेक एंगल। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ आया कि नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 5 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। राइट, मूव करते आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में यहाँ बोला गया है रेक एंगल रिक्वायर्ड टू मशीन, सॉरी हाईलाइटर ले लेते हैं, द रेक एंगल रिक्वायर्ड टू मशीन ब्रास बाय हाई स्पीड स्टील टूल इज। देखो यहाँ पे ब्रास का बात किया। पहले बात तो ये ब्रास कहाँ पे यूज़ करते हैं, जस्ट मैंने कहा ब्रास हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, जब हम लोग यूज़ करते हैं रेक एंगल जीरो का। जब हम लोग जीरो रेक एंगल लेते हैं तो ब्रास के लिए यूज़ किया, जिसमें वर्टिकली मेरा चिप निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर रहा कि रेक एंगल रिक्वायर्ड टू ब्रास, यानी ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो रेक एंगल होगा क्या होगा, मेरा रेक एंगल मेरा जीरो लेंगे। तो वही बोल रहा है हाई स्पीड स्टील टूल के यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे जीरो होगा ना करेक्ट आंसर। यहाँ पे तो लगाने का कोई तुक ही नहीं बनता, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया था नेगेटिव रेक एंगल यूजली प्रोवाइडेड ऑन। देखो नेगेटिव रेक एंगल किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, मैंने बताया था नेगेटिव जो रेक एंगल यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं आपका जो भी हार्ड या ब्रिटल मटेरियल रहता है उसको कट करने के लिए। ठीक है, जिसका टूल लाइफ काफ़ी घट जाता है, मैंने बताया था पावर काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ता है, प्रेशर काफ़ी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे बोल रहा कि जो नेगेटिव और मैंने ये भी बताया था कि नेगेटिव जो रेक एंगल है वो यूज करते हैं किसके लिए, हार्ड के लिए। ऑब्वियसली बात अगर हार्ड मटेरियल या फिर ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज़ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे HCS टूल हो जाएगा, HSS टूल हो जाएगा, CC टूल होगा, या फिर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तो आप देखोगे HCS मतलब समझ में आ रहा ना, इसको बोलते हैं हाई कार्बन स्टील, तो HCS। अगर HSS ये तो काफ़ी फेमस है हाई स्पीड स्टील टूल। एंड आपका अगर CC टूल मतलब C मीन्स सीमेंटाइड और C फॉर कार्बाइड, तो सीमेंटाइड कार्बाइड टूल। तो यहाँ पे नेगेटिव रेक एंगल किसके लिए यूज़ करते हैं, हार्ड और मटेरियल के लिए। और अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि सीमेंटाइड कार्बाइड जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं हार्ड के लिए। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका C नंबर,
किसके लिए यूज़ करेंगे, सी नंबर, यानी कि सीमेंटाइट कार्बाइड टूल के लिए यूज़ करते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा ना कि सीमेंटाइट जो कार्बाइड टूल होता है ये पुअर होता है शेयर में, ठीक है, याद रखिएगा ये पुअर होता है इन शेयर। शेयर फोर्स को ये झेल नहीं सकता है, एक्सियल को झेल सकता है लेकिन शेयर फोर्स को ये झेल नहीं सकता है, ठीक है, ओके। और दूसरा चीज़ याद रखिएगा कि जो कार्बाइड सीमेंटाइट कार्बाइड का टूल बनाया जाता है, टिप, इसका जो टिप बनाया जाता है, टूल टिप बनाया जाता है, एक सेकंड, वो बनाया जाता है पाउडर मेटलर्जी से। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, टूल टिप, सॉरी, टूल टिप किससे बनाया जाता है, पाउडर मेटलर्जी का, पाउडर मेटलर्जी का, ठीक है। तो याद रखिएगा ये दोनों चीज़ यहाँ पे कि भाई यहाँ पे और दोनों चीज़ ध्यान रखना कि जो सीमेंटाइट कार्बाइड होता है वो जो होता है पुअर होता है शेयर में, और उसका जो टिप बनाया जाता है, टूल का टिप, वो पाउडर मेटलर्जी से बनाया जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है कि नोज रेडियस, नोड रेडियस इज हेल्प टू, नोज रेडियस होता है हम लोग क्यों देते हैं बताइए, कटिंग एज के अगल बगल होता है, मैं बता दूँ इंटरसेक्शन हो जाता है कटिंग एज का, साइड कटिंग एज का और आपका एंड कटिंग एज का। तो क्यों हम लोग नोज को प्रोवाइड करते हैं, क्या इंप्रूव लाइफ जो टूल का लाइफ है उसको इंप्रूव करने के लिए, क्या सरफेस फिनिश हम लोग होने के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो आपको पता होगा दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टूल मटेरियल, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टूल मटेरियल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, देयर एबिलिटी ऑफ द रिटेन देयर हॉट हार्डनेस, यानी कि कौन ज़्यादा जो है हार्ड है, हॉट हार्डनेस, यानी कि अगर हम लोग कटिंग करते हैं तो ऑब्वियसली बात है मेटल रबिंग होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है जिसके से टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो कौन ज़्यादा टेम्परेचर को झेल सकता है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, कम से ज़्यादा की ओर। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो और लगाओ सबसे ज़्यादा। आप लोग को ये पता होगा, देखो ध्यान से, जैसे कार्बाइड आ गया और आपको दो पता कार्बाइड और सीमेंटाइट के बारे में एटलीस्ट, तो आपको पता दोनों में से सबसे ज़्यादा कौन हार्ड है, तो सेरामिक है, ये थोड़ा सा उससे कम है कार्बाइड है, यानी कि सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कार्बाइड के बाद ही होगा मेरा सेरामिक। तो आपका ए तो होगा नहीं, बी नंबर जो कार्बाइड फिर सेरामिक है तो ये हो सकता है, फिर आपका सी नंबर में क्या है आपका ये कार्बाइड फिर सेरामिक, ये भी हो सकता है। अगर डी बात करेगा तो कार्बाइड फिर आपका सेरामिक, यानी कि यहाँ पे देखो बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो अगर आप इन दोनों में ध्यान से देखोगे तो याद रखना कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस सब में तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, ये चीज़ हो जाएगा। इट मीन्स अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे बात करूँगा कि सबसे आपका जो कमज़ोर होता है वो सेरामिक हो जाता है, फिर कार्बाइड, फिर आ जाता है सेरामिक और लास्ट में आ जाता है बोरोंजोन, ठीक है। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है। एंड 10th नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, चलो देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे है, द बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन सीमेंटाइट कार्बाइड टूल, यानी कि सीमेंटाइट जो कार्बाइड टूल हो जाता है जिसका यूज हम लोग करते हैं कटिंग टूल को बनाने के लिए, जो हम लोग हार्ड और ब्रिटल मटेरियल को कट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो मैं टोटल बताते हो, जो कि पाउडर मेटलर्जी का यूज़ करके इसका जो टूल का टिप होता है उसको बनाया जाता है ये, और जो कि पुअर होता है शेयर में। ये बोल रहा है कि बताओ इसका जो मेरा टूल बनाया जाता है उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बाइंडिंग मटेरियल, मतलब जो ढेर सारा ढेर पतला पतला जो बालू जैसा मेरा मटेरियल रहता है उसको बाइंडिंग करके यानी कि चिपकाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सारे मटेरियल को चिपकाते हैं तब जाकर टूल मटेरियल बनाया जाता है। तो क्या उसमें क्रोमियम रहता है, क्या उसमें सिलिकॉन रहता है, क्या उसमें टंगस्टन रहता है, या फिर क्या उसमें कोबाल्ट रहता है। तो याद रखिएगा इसमें आपका कोबाल्ट रहता है, क्या रहता है, कोबाल्ट का यूज़ करते हैं बाइंडिंग मटेरियल करने में इन सीमेंटाइट कार्बाइड टूल फॉर कटिंग मटेरियल, ठीक है, मेटल कटिंग मटेरियल के लिए। अब आ जाता है आपकी बारी, यहाँ पर आप बताइएगा आउट ऑफ 10 में कितना आपका आया। अब हम लोग रखते हैं क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे ये बोला गया है कि रिलीफ एंगल जो हम लोग यूजुअली प्रोवाइड करते हैं वो कितना प्रोवाइड करते हैं, ये आपको करेक्ट आंसर देना है। क्या हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे 1 से लेकर 10 डिग्री तक, ऑप्टिमम का बात किया, ऑप्टिमम रेंज का, या फिर 3 से 15 तक, या आपका 10 से लेकर 25 से या फिर 0 तक, बताइएगा। रिलीफ एंगल का बात क्या है, नो कि रेक एंगल। रेक एंगल आपको पता है हम लोग कितना से कितना प्रोवाइड करते हैं, 0 भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं और पॉजिटिव भी करते हैं। किस लिए क्यों करते हैं सारा मैं बता दिया हूँ। पहला क्वेश्चन इसको आपको कमेंट करना है आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपसे मैं पूछा हूँ यहाँ पे कि बताइए जो रेक एंगल होता है वो जैसे कि आपको पता है कि 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। रेक एंगल में भी 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यहाँ पे मैं काट के यहाँ पे बोल रहा हूँ, में और पॉजिटिव भी हम लोग ले लेंगे, ठीक है। एक सेकंड ने और पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है। बट यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे बट लिखते हैं, बट लेकिन जो मेरा रिलीफ एंगल होता है नेवर 0 और नेगेटिव। क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर क्या ये स्टेटमेंट गलत है, ये आपको बताना है।
पहले आपको बताना है कि रिलीफ एंगल कितना लेते हैं, और क्या आपको सेकंड क्वेश्चन में बताना है कि क्या रिलीफ एंगल जो होता है जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर आप ये बताइएगा कि क्यों नहीं हो सकता ये भी बताइएगा, और अगर हाँ या ट्रू और फॉल्स ये दोनों आपको बताना है, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। और यही इसके बाद हम लोग का हो जाता है यहाँ पे क्लास ख़त्म।